तो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे और होना भी चाहिए। पर हमें कहानियों से अक्सर ये जानने को मिलता है कि जो भी उस समय उस इंसान के साथ होता होगा, यकीन मानो अगर उसमें से 15 सेकंड भी आपको कुछ अजीब लगे तो जाहिर है आपके भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। कुछ समय के लिए आप भी चौंक सकते हैं कि आखिर वो क्या था। तो आप सब सोचिए क्या होता होगा उन लोगों का जो कि उस वक्त उन सब चीज़ों से जूझते हैं। वैसे दोस्तों, इन कहानियों पर हम कोई दावा तो नहीं करते और ना ही हमारा मकसद अंधविश्वास की डोर को बढ़ावा देने का है। ये तो बस आप सभी के मनोरंजन का वो तरीका है जो मुझे आपसे जोड़े हुए खड़ा है। तो अगर आप भी मेरी आवाज़ में अपनी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। तो अब बिना देरी किए जल्दी से अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजन आर्यन है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। ये कहानी मेरे दादाजी की है, जिनके साथ यह हादसा करीब 8 साल पहले हुआ था और जिस हादसे से वह आज तक उभर नहीं पाए हैं। दोस्तों, बुढ़ापे में लोग अक्सर भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। फिर भक्तों की भक्ति ही उनके लिए सब कुछ होती है। ना वो रात देखते हैं ना ही दिन। मेरे दादाजी को कुरान पढ़ने का काफ़ी शौक़ था। मेरे दादाजी और उनके कुछ साथी एक साथ मस्जिद में कुरान पढ़ने जाया करते थे। ऐसे ही एक रात्रि जब मेरे दादाजी अपने साथियों का इंतज़ार करते करते थक चुके थे तो उन्होंने उस रास्ते से अकेले जाने का फैसला किया। उस वक्त करीब 11 बज रहे होंगे। रास्ते में चलते चलते मेरे दादाजी को एक कुत्ता मिला। वो मेरे दादाजी पर काफ़ी भौंक रहा था, जैसे कि उन्हें आगे जाने से रोक रहा हो, परंतु मेरे दादाजी ने उसे पत्थर मारकर वहाँ से भगा दिया और आगे की ओर चल पड़े। दोस्तों, कहा जाता है कि जानवरों के पास एक ऐसी शक्ति होती है जिसे वह आसपास की असाधारण गतिविधियों का अनुमान लगा सकते हैं। शायद उस रात उस कुत्ते ने भी आसपास कुछ ऐसा महसूस किया होगा, पर आखिर था तो वो बेजुबान ही, कितना समझा पाता। उसी रास्ते में एक कब्रिस्तान भी पड़ता था जो कि काफ़ी सालों से बंद था। दादाजी जब उसके सामने से गुजर रहे थे तो उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ कब्रिस्तान के अंदर से आने लगी। शायद कोई औरत चिल्ला रही थी। वो बड़ी भयावह आवाज़ थी। मेरे दादाजी तो बचपन से ही काफ़ी बहादुर रहे थे, तो वो उस औरत की मदद की गुहार सुनकर बिना कुछ सोचे समझे कब्रिस्तान के अंदर जा पहुंचे। काफ़ी ढूंढने पर जब उन्हें कोई नहीं मिला तो वह वापस आने लगे कि तभी अचानक खून की एक बूंद उनके सामने ज़मीन पर आ टपकी। वह देखकर उन्होंने ऊपर की तरफ देखा तो उनकी नज़रें वहीं अटकी रह गई। उसके बाद जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। धड़कन इतनी तेज हो गई मानो दिल अभी बाहर आ जाएगा। उन्होंने एक औरत को पेड़ पर उल्टा लटके मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा चबाते हुए देखा। मांस का टुकड़ा देखने में ऐसा था मानो जैसे किसी को अभी अभी हलाल किया हो। ये सब दृश्य देख दादाजी वहीं बेहोश हो गए। उनके होश में आने तक वो औरत वहां से जा चुकी थी। दादाजी तुरंत ही घर लौट आए और ये सारी बात दादी को बताई। काफ़ी दिनों तक मेरे दादाजी बीमार रहे। उनका बदन हमेशा तपता रहता था। इसके बाद मेरी दादी ने एक बाबा जी को बुलाया। दरअसल जब मेरे दादाजी कब्रिस्तान के अंदर थे तो उन्होंने अनजाने में एक औरत की कब्र लांग दी थी, जिसके कारण वह औरत दादाजी पर हावी हो गई। दोस्तों, बाबा ने औरत की आत्मा तो दादाजी के शरीर से निकाल दी, पर वो डर हमेशा हमेशा के लिए दादाजी के जहन में घर कर गया और उसके बाद से मेरे दादाजी ने रात को घर से बाहर जाना ही बंद कर दिया। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम वसीम शेख है और मैं वर्ली मुंबई का रहने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक सत्य घटना सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे बचपन में मेरे साथ घटी थी, जिसका प्रभाव आज भी मेरी ज़िंदगी पर है। मुंबई शहर चलता नहीं दौड़ता है। अपनी रोजी रोटी, अपने सपनों के लिए लोग बस भागते ही रहते हैं। यहाँ लोग इतने बिजी हैं कि उन्हें अपने खाने पीने का वक्त भी बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता है। इसी कारण मुंबई में टिफ़िन सर्विस का काम
खूब ज़ोरों से चलता है। इसी तरह मेरे परिवार का भी एक छोटा सा टिफ़िन सर्विस का बिजनेस था, जिसमें मैं भी हाथ बटाया करता था। माँ बाबा खाना बनाते और मैं टिफ़िन के डब्बों को डिलीवरी करता। दोस्तों, मेरी दिनचर्या कुछ इस प्रकार की थी कि मैं 7 बजे स्कूल जाया करता और दोपहर को स्कूल से आकर टिफ़िन की सर्विस करता। फिर रात को सारे डब्बे इकट्ठे करके घर को लौट आता, ताकि रात में डब्बे धुल जाएं और अगले दिन स्कूल से आकर मैं सीधा टिफ़िन सर्विस के लिए निकल पड़ता। दोस्तों, यहाँ गौर करने की बात यह है कि मैं 4 एरिया में टिफ़िन सर्विस देने जाया करता था और उनमें से एक जगह ऐसी थी जहाँ हमेशा सन्नाटा रहता था, जैसे उन गलियों ने खामोशी की चादर ओढ़ रखी हो, और उस जगह जाकर कुछ अजीब सा भी लगता था। इसी तरह एक दिन मैं सारे टिफ़िन लेकर करीब 11:30 बजे घर पहुंचा कि तभी माँ को एक कस्टमर का कॉल आया कि उनका टिफ़िन अभी तक नहीं पहुंचा है। और दोस्तों, ये कॉल उसी सन्नाटे वाली जगह से था। माँ ने फटाफट टिफ़िन पैक कर दिया और मैं डिलीवरी के लिए निकल पड़ा। हिम्मत कर मैंने टिफ़िन पहुंचा दिया और जब मैं वहाँ से निकलने लगा तो कस्टमर ने बोला कि बेटा थोड़ी देर रुको, हम खाना ख़त्म कर ले तो टिफ़िन भी साथ ही लेते जाना। मैंने सोचा कि बार बार चक्कर कौन काटे, तो मैंने भी हामी भर दी। खाना ख़त्म करके उनमें से एक आदमी मुझे बाहर गली तक छोड़ने भी आया, पर उसके बाद मैं अकेला था। मुझे बस घर पहुंचना था, तो मैंने दौड़ लगा दी। भागते भागते अचानक मेरे कदम रुक से गए। मैंने दूर खड़ी एक लड़की को दुल्हन की ड्रेस में देखा। वह सुनसान खड़ी मुझे ही घूर रही थी और मेरी नज़रें भी वहाँ से हट नहीं पा रही थी कि तभी अचानक मेरी पलकें झपकी, वह एकदम से मेरे पास आ खड़ी हुई। इसके बाद दोस्तों, जो मैंने दौड़ लगाई तो सीधा घर पर आकर ही रुका। उस रात के बाद मैं 3 दिन तक बीमार पड़ा रहा और जब दवा का भी कोई असर ना हुआ तो घर वालों ने मस्जिद से मौलाना को बुलाना ही ठीक समझा। मुझे देखते ही मौलाना समझ गए। उन्होंने मुझे बताया कि 4 साल पहले वह गलियां ऐसे ही सुनसान पड़ी रहती थी और एक नया नवेला शादी का जोड़ा वहां रहने आया था। एरिया के सुनसान होने की वजह से वहां पर कई बदमाशों का ठिकाना भी था। उन्हीं में से कुछ बदमाशों ने उस औरत की इज्जत लूटने की कोशिश करी, तो उस औरत ने उनसे अपनी जान बचाने के लिए पास के एक बड़े से नाले में कूदकर अपनी जान दे दी। इसके बाद से आज भी उस औरत की आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई है और वह इसी प्रकार उन गलियों में रात को भटकती रहती है। दोस्तों, यकीन मानो, मेरे बाद मेरे एक दोस्त ने भी उस जगह पर उस औरत को देखा था। उस वाक्य के बाद से उन गलियों में मैंने जाना ही छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये तो थी वसीम शेख की कहानी। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ पंकज के पास, जिनका पूरा नाम पंकज कुमार कश्यप है। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम पंकज कुमार कश्यप है और मैं पुणे का रहने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों से अपने साथ घटी एक घटना शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि मेरे गांव भयूर की है, जो बिहार में पड़ता है। वैसे दोस्तों, अक्सर भाई बहन का रिश्ता कितना नटखट और शरारत से भरा होता है। इसी के चलते वो कई बार हमें मुसीबतों में भी डाल देता है। दरअसल दोस्तों, ऐसे ही मौज मस्ती में एक बार मेरी दीदी पायल और छोटी बहन संगीता ने एक प्लान बनाया कि हम गांव से बाहर पहाड़ी वाले मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। दोस्तों, वैसे तो वह मंदिर हमारे गांव से दिखता है, पर वहां पहुंचने में हमारी हालत खराब हो गई। जितना पास सोचा था उतना था नहीं। मंदिर तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई और मंदिर में दर्शन करके घर लौटने तक रात भी हो गई। मैंने दोनों बहनों को बोला कि तुम आगे चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूँ, ताकि उन्हें डर ना लगे। चलते चलते हम गुनगुनाते हुए आ रहे थे ताकि हमारा मन ना घबराए। तभी अचानक मेरी नज़र दूर पेड़ पर बैठे एक काले कौवे पर पड़ी। हमें देखते ही वह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालने लगा। हो सकता है कि शायद उसे उस रास्ते में किसी के देखने की आदत नहीं होगी, खासकर इतनी रात को। मैंने अपनी दीदी से पूछा कि यह इस तरह क्यों चिल्ला रहा है। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे होश ही उड़ा दिए। आप शायद यकीन भी ना करो, पर वो कौवा धीरे धीरे आकार में बढ़ता ही चला गया। मेरी छोटी बहन तो ये दृश्य देख वहीं पर बेहोश हो गई। मैं डरने से ज़्यादा हैरान हो गया था जब मैंने उस कौवे को
हमारे गांव के एक आदमी का रूप लेते हुए देखा। वह कोई और नहीं बल्कि हमारे गांव का कुर्बान खान था, जिसका एक्सीडेंट कुछ हफ्तों पहले ही इसी रास्ते पर हुआ था। उस वक्त दोस्तों आंखों के सामने जो भी हो रहा था उसे हम समझ पाते इससे पहले ही कुर्बान खान वहां से गायब हो गया, मानो वो वहां पर कभी था ही नहीं। बिना देरी किए छोटी बहन को गोद में उठाकर मैंने और दीदी ने घर की ओर दौड़ लगाई। घर पहुंचने के बावजूद भी छोटी बहन को अब तक होश नहीं आया था, पर दोस्तों जब उसे होश आया तब हमारे होश उड़ गए। उस वक्त उसकी आंखें एकदम लाल और उसकी आवाज़ मानो किसी बूढ़े आदमी जैसी थी। पता नहीं क्या बड़बड़ा रही थी। ये सब देखकर मुझे एहसास हुआ कि वह कुर्बान खान की आत्मा मेरी छोटी बहन के शरीर में आ चुकी थी। मेरे पिताजी ने अपने एक दोस्त को बुलाया जो कि तंत्र मंत्र के ज्ञानी थे। उन्होंने काफ़ी मुश्किल से उस आत्मा को संगीता के शरीर से निकाला और सब कुछ ठीक हो जाने के बाद पिताजी ने मुझे काफ़ी डांटा, क्योंकि मैं अपनी बहनों को वहाँ ले गया तभी ये सब हुआ। हमारी किस्मत अच्छी थी कि उसके बाद हमें फिर कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। पर दोस्तों एक बात कहूँ, सारी आत्माएं काबू में नहीं आती, इसलिए मेरी जैसी गलती आप मत कीजिएगा। दोस्तों मेरा नाम साहिल है और मैं नेपाल में रहता हूँ। मेरे गांव का नाम दुलेगोंडा है और ये घटना मेरे साथ वहीं घटी थी। आज तक 2016 की वो रात मैं भूल नहीं पाया। रात का भोजन करके हमारा पूरा परिवार सो चुका था। मैं भी काफ़ी गहरी नींद में था जब मेरी आंखें खुली और मुझे ज़ोर से वॉशरूम लगी। मैं वॉशरूम करने टॉयलेट गया जो कि हमारे घर के पीछे है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरे घर के पीछे से एक कच्चा रास्ता भी गुजरता है। वॉशरूम करके जब मैं बाहर निकला तो मुझे वहाँ पर एक बकरी दिखाई दी। वह दिखने में बिल्कुल हमारी ही बकरी लग रही थी, तो मुझे लगा कि शायद वो बकरी माँ से बाहर ही छूट गई होगी और मैं उस बकरी के पीछे पीछे जाने लगा, जो कि शायद मेरी भूल थी। मैं 2 कदम बढ़ाता तो बकरी भी ठीक 2 कदम बढ़ाती। मैं रुक जाता तो बकरी भी रुक जाती। मैं पीछे की ओर चलने लगता तो बकरी भी पीछे की ओर चलने लगती, मानो उसके और मेरे बीच की दूरी किसी ने स्केल से नाप रखी हो। मैंने बकरी को पकड़ने के लिए दौड़ लगा दी तो बकरी भी भागने लगी। इस सारी भाग दौड़ में मैं काफ़ी थक चुका था। हाफते हाफते मैंने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे और मेरी नज़रें ऊपर आसमान पर पड़ी। मुझे गोल चांद चमकता हुआ नज़र आ रहा था, यानी कि आज पूर्णिमा की रात थी। दोस्तों हमारे यहाँ मान्यता है कि पूर्णिमा की रात को भूत पिशाच छलावे करते हैं, और यही सब सोचते हुए मेरे मुंह से निकल गया, अरे आज तो पूर्णिमा की रात है। दोस्तों जैसे ही मेरे होठों से ये शब्द निकले, बकरी ने अपनी गर्दन घुमाकर मेरी ओर देखा। वो थोड़ी देर तो मुझे देखती ही रही और फिर धीरे धीरे मेरे नज़दीक आने लगी। जैसे ही मैं कुछ करता उससे पहले ही मेरे कानों पर एक आवाज़ आई कि आज पूर्णिमा है ना। दोस्तों आप यकीन भी नहीं मानोगे, ये आवाज़ और कहीं से नहीं बल्कि बकरी के मुंह से आई थी। उस वक्त मेरे पैरों के तले ज़मीन सरक गई थी। मेरा पूरा बदन पसीने में लथपथ हो चुका था। मैं इतना डर गया था कि मैंने घर की ओर भागना शुरू किया। उस समय रात बहुत हो चुकी थी, तो मैंने घर वालों को उठाना ठीक नहीं समझा और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया। दोस्तों अगले दिन जब मैंने यह बात अपनी माँ को बताई तो माँ ने मुझे बोला, तुझे ज़रूर छलावा लग गया है, जिसके कारण 1 हफ्ते में बीमार ही पड़ा रहा, पर आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस इतनी सी ही थी मेरी ये कहानी। तो दोस्तों अब वक्त हो चला है हमारी आखिरी कहानी का, जिसे हमें भूपेंद्र दुबे ने भेजी है, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं और आजकल वो बच्चों को कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। आइए सुनते हैं। दोस्तों 2009 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने और मेरे 4 दोस्तों ने भोपाल जाकर हायर स्टडीज़ के लिए कोचिंग करने का सोचा, और इसी के चलते मैं और आशीष भोपाल जाकर हॉस्टल वगैरह का बंदोबस्त करने लगे। पूरे 2 दिन तक कोई कमरा ना मिलने पर मैं और आशीष हताश हो गए, क्योंकि कोई रूम हमें पसंद ही नहीं आता था। फिर एक दिन कमरे की तलाश में शहर से थोड़ा बाहर जंगल की ओर हमें एक घर दिखा। घर काफ़ी बड़ा था और आसपास ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं था, और हमें तो पढ़ने के लिए शांत जगह ही चाहिए थी।
तो हमने उसके मालिक से किराए की बात की। मकान मालिक हमें घर देने के लिए तैयार हो गया, पर उसकी एक शर्त थी कि अगर हम घर 6 महीने से पहले खाली करते हैं तो हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं मिलेगी। दोस्तों, हम वैसे ही 2 दिन के थके हारे थे। ज़्यादा ना सोचते हुए हम सारी शर्तें कबूल कर बैठे और अग्रीमेंट पर साइन कर दिया। उसके बाद हमने बाकी के 3 दोस्तों को भोपाल बुला लिया और वहीं शिफ्ट हो गए। वैसे हमारा घर काफ़ी अच्छा और बड़ा था। हम दिन में कोचिंग जाते और शाम को घर पर सब साथ में पढ़ाई करते। कभी हमें ऐसा नहीं लगा कि हम घर से दूर हैं। दोस्तों, 1 हफ्ते तक तो सब नॉर्मल चलता रहा। फिर एक दिन सुबह सुबह जब मैं ब्रश कर रहा था तब मकान मालिक आया और वो मुझसे बोला, बेटा, घर के पीछे एक लोहे का दरवाज़ा रखा हुआ है जो कि उस घर में रह रहे पहले किराएदारों ने तोड़ दिया था। उन किराएदारों के सिक्योरिटी के पैसे अभी भी मेरे पास हैं, तो अगर वह दरवाज़ा लेने आए तो उन्हें मना कर देना। ये सब बोलकर मकान मालिक वहाँ से चला गया। मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और रेडी होकर क्लास के लिए निकल पड़ा। इसके बाद जब मैं शाम को घर पहुँचा तो देखा कि दरवाज़ा वहाँ से गायब है। मैंने बाकी दोस्तों को भी बताया कि अंकल सुबह ही बोल कर गए थे और आज यह दरवाज़ा चोरी भी हो गया। दूसरे दिन जब मैं छत पर गया तो वह दरवाज़ा मुझे वहीं पर पड़ा मिला। सोचने वाली बात यह थी कि हम में से किसी ने वह दरवाज़ा ऊपर नहीं रखा, तो फिर वो दरवाज़ा ऊपर कैसे आया, और अगर चोर दरवाज़ा लेने आया तो वो छत पर ही क्यों छोड़ गया। दोस्तों, इसके बाद हमने सारी बातें इग्नोर करके अपनी पढ़ाई पर लग गए। पर दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी किस्मत हमें अक्सर काफ़ी सावधान करने की कोशिश करती है और इसी प्रकार इशारों में हमें सूचित करती है। समझदारी इसी में है कि इन इशारों को समझें ताकि आगे हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। पर हमने इन सारे इशारों को इग्नोर कर दिया, जो कि हमारी काफ़ी बड़ी भूल थी और जिसका खामियाजा हमें भुगतना बाकी था। दोस्तों, 2 दिन बाद जब रात को हम सब सो रहे थे तो मुझे गेट पटकने की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आ रही थी, जैसे कोई गेट को तोड़ ही देगा। मैंने चिल्लाने की कोशिश करी पर डर के मारे मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकली। मेरी आंखें चौकन्ना हो गई और इसी बीच मैंने कमरे के एक छोर से दूसरी छोर तक परछाई को गुजरते देखा। वो रात मेरे लिए काफ़ी डरावनी रही। दोस्तों, अगले दिन उठते ही मैंने सब दोस्तों को बोला कि ये घर ठीक नहीं है, हमें यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, हमें यहाँ से तुरंत ही चले जाना चाहिए। तभी विवेक बोला कि भाई, हमारा एग्रीमेंट साइन है, मकान मालिक हमारी सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं देगा और वैसे भी हमने एडवांस दे रखा है, और तुम तो पढ़े लिखे हो, ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। और अगर कोई भूत पिशाच इस घर में है तो वो मेरे सामने आए, मैं किसी से नहीं डरता। दोस्तों, जैसे ही विवेक ने इतना बोला कि उसी पल घर के सारे बर्तन अपने आप ज़मीन पर गिर गए। उस वक्त हमें लगा कि शायद बिल्ली ने गिराए होंगे। तभी तुरंत मैं और आशीष किचन की तरफ भागे। दोस्तों, हमने ध्यान दिया कि किचन तक पहुंचने का दरवाज़ा तो एक ही है और वो भी बंद है, तो बिल्ली तो वहां आ नहीं सकती। वैसे अब तक हम समझ चुके थे कि ये घर ठीक नहीं है, इस पर कोई आत्मा का साया है। उस रात दोस्तों, हमारी हिम्मत ही नहीं हुई दोबारा उस घर में जाने की। यकीन मानो, वो रात हमने रोड पर ही काटी और सुबह आसपास के लोगों से पता किया कि आखिर माजरा क्या है। लोगों ने हमें कुछ खास नहीं बताया। थोड़ी देर बाद हमें एक बूढ़ी अम्मा मिली। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि तुम लोग वहाँ रह कैसे सकते हो, तुम्हें मालूम नहीं उस घर का मालिक तो जल्लाद है, उसने अपनी बीवी को उसी घर में जिंदा जला दिया था। तब से वह घर शापित है। जितना जल्दी हो सके तुम उस घर को छोड़ दो। दोस्तों, इसके बाद मैंने और आशीष ने फैसला कर लिया कि पैसे गए भाड़ में, हम अपनी जान बिल्कुल भी खतरे में नहीं डालेंगे और हम दोनों सीधा वापस जबलपुर आ गए। बाकी बचे 3 दोस्त, विवेक, विशाल और अमन। हमारे कई बार समझाने पर भी वह नहीं माने और वहीं रुक गए। 2 महीने बाद विशाल का फ़ोन आया तो फ़ोन पर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। मैंने पूछा, विशाल क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला तो मेरी आंखों में भी आंसू थे। दोस्तों, हमारा दोस्त विवेक मर चुका था। दोस्तों, उसने बताया कि विवेक बोलता रहता था कि इस घर में मायावी शक्ति है, काफ़ी नेगेटिव एनर्जी है और वह 24 घंटे डरा डरा रहता था।
पोस्टमार्टम में भी डॉक्टर मौत का असली कारण नहीं बता सके, पर कहीं ना कहीं कारण शायद हम सब दोस्त जानते ही थे। वैसे दोस्तों, बहादुरी और बेवकूफ़ी में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लेकिन हाँ, आपकी गलत जगह बहादुरी दिखाने का नतीजा आपको अपनी जान से भी चुकाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये कहानियाँ अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट तो ज़रूर करें, और हमेशा याद रखें, आपका प्यार ही हमारा त्योहार है। बाय बाय।